साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। आज के मंथन में कुछ बिंदु है, आशा है आपको अच्छे भी लगेंगे और आप इसे आगे भी बढ़ाएंगे। अभी बहुत ही अच्छी खबर मिली है कि जो हमारा 18 माह का एरियर के बारे में बार बार कर्मचारी संगठन और बाकी लोग, पूर्व सैनिक सब है जो आंदोलन में हमेशा उठाते रहे हैं इस पॉइंट को, तो मोदी जी के बहुत ही करीब, बहुत घनिष्ठ, उनसे मिलने के लिए हमारा एक डेलीगेट कर्मचारी संगठन का गया था और उन्होंने अपने 8वें पे कमीशन की लिस्ट के अंदर इस पॉइंट को सबसे ऊपर रखा था कि सबसे पहले ये पुराना है, इसको निपटारा कीजिए। तो उन्होंने छूटते ही बोल दिया कि पहले इसको निकाल दीजिए, इस पे कोई बात नहीं होगी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तुम्हारा पैसा था, तुम्हारे पे खर्च हो गया, हमारे पास न देने के लिए है न हम देंगे। तो यहाँ ये बात हो गई ख़त्म उनकी तरफ से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ख़त्म ना हो, ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजा की जान जो है वो किस में अटकी है? वोट में। अगर इस मैटर को हम 2029 तक खींच ले जाते हैं कि या तो आप हमें अपना 18 महीने का डीए का एरियर दीजिए और उसके बाद में वोट लीजिए, ये सौदा अगर आप कर लेते हैं तो आपका हक कहीं नहीं जाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये समस्या के साथ यही समाधान है। दूसरा दोस्तों, कई सालों से अभी 2019 के बाद में जो एएफटी का जो भी कार्य संचालन है वो मतलब जो इस सरकार ने नहीं तो पिछली सरकार ने बनाया, लेकिन बनाया आर्मी के इंटरनली मामलों के लिए, और वो मतलब कानून मंत्रालय में भी नहीं आती जैसे कैट आती है। लेकिन यहाँ पर बात ये उठती है कि जो एएफटी के फैसलों के ऊपर अगर सरकार सीधी हाई कोर्ट में चैलेंज कर देती है, अपोज कर देती है, डाल देती है, तो अब यहाँ सबको चाहिए एक सुर में बोलना कि एक सैनिक पहले पैसा लगाए, एएफटी के लिए वकील करे, उसके लिए लड़े, फिर बाद में हाई कोर्ट में लड़े, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़े। तो उससे अच्छा जितना भी हमारा वित्त मैटर है, यानी फाइनेंशियल मैटर है, उसको एएफटी के विषय वस्तु से बाहर निकाल देना चाहिए। सिर्फ प्रमोशन है, बाकी जो अंदर के झमेले हैं, कोर्ट मार्शल है वगैरह है, ये इन चीज़ों के बारे में एएफटी अपना चलते रहे। अगर आपको मजदूरी करवानी है, क्योंकि सबको अपनी मजदूरी करनी है ना वहाँ पे, तो उसको रखना चाहिए। जब फाइनेंशियल मैटर मतलब अगर मान लो एएफटी ने ऑर्डर दे दिया, तो अगर एएफटी के ऑर्डर को अगर सरकार नहीं मान रही है तो उस ऑर्डर को क्या काम का वो ऑर्डर हमारे, आप बताइए। फिर क्यों मजबूर करके जवान को एएफटी के थ्रू आना पड़ता है? अगर फाइनेंशियल मैटर है, सीधा उसको अपने अप्रोप्रिएट जो उसके लिए लागू है उस कोर्ट में पहुंचना चाहिए सीधा ही। ये बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। उम्मीद है सभी के समझ में आएगी और आप लोग इस पॉइंट को आगे लेके जाएंगे। अब हम आगे आते हैं कि आज के हालात के अंदर सिर्फ सुबह से शाम तक 2 या 3 चीज़ें ही इस देश में चलती है। हिंदू मुस्लिम बीजेपी कांग्रेस, हिंदू मुस्लिम बीजेपी कांग्रेस। जो हमारे मुद्दे हैं जनता के, जनार्दन के, कर्मचारियों के, माताओं के, बहनों के, बुढ़ों के, बुजुर्गों के, कुछ भी है, उसके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है, न कोई संज्ञान है। अभी सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है, कैसे कुर्सी पे काबिज होना है, कैसे कुर्सी बचानी है, कैसे कौन सा पैंतरा फेंकना है। सारी कवायद जो हो रही है पूरी वो चली है। ऊपर से ट्रंप हाथ मुंह पांव यानी कि सारा शरीर धोखे पीछे पड़ गया है। जब वो हमारे विपक्ष में बोलता है तो पब्लिक बोलती है, जो हमारे अंधभक्त बोलते हैं, अरे ट्रंप तो झूठ ही बोलता है, सच कभी बोलता नहीं। अभी ट्रंप ने बोल दिया कि हमारे F-16 8 गिरा दिए भारतीय सेना ने, तो अब भारतीय सेना की ये अंधभक्त फूले नहीं सुना रहे हैं।
तो जब ट्रंप के बारे में जब पब्लिक बोलती है कि भी ये ट्रंप बोल रहा है कि मैंने युद्ध विराम कराया है, तब तो आप बोलते हो ट्रंप झूठ बोलता है, पूरी अमेरिका बोल रही है। अब जब उसने पूरे झूठ 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 के पीछे एक और पुलंदा डाल दिया, तो अब आप सच मान रहे हो। यानी कहने का मतलब है कि यार कहीं एक स्टैंड लो ना, और कुछ नहीं है। सरकार में आज पूर्व सैनिकों के लिए एक ऐसा जाल बिछा दिया सरकार ने कि अब आप आंदोलन भी करोगे तो भी आपके पास में पूर्व सैनिक नहीं आएंगे। जो हमारे अध्यक्ष बनाए हुए हैं वो चाहे कितनी भी कुछ भी कॉल कर ले, उनको समझा दे बुझा दे, लेकिन अब नहीं पहुंचेगी। क्यों कि अब इन्होंने एक नया सफुगा छोड़ दिया है कि इन्होंने कुछ जोन बनाए हैं, कुछ इलाके बनाए हैं, कुछ एरिया बनाए हैं, कुछ सब एरिया बनाए हैं, कुछ इस तरह से सिविल टाइप में, और वहाँ पर 2-2 दिन की सेमिनार चलाते हैं। और उस सेमिनार के अंदर उनको मतलब वो पुरस्कृत करते हैं, और इस तरह से आलू की पूड़ी और वो आलू खिला के, सॉरी पूड़ी और आलू खिला के राजी करके और घरों को भेज देते हैं। आपके हक के बारे में कोई बात नहीं होगी, खूब जुमले चलेंगे, खूब सरकार की उपलब्धियां होगी, ठीक है ना, तो उसमें चलेंगे। मुझे याद है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जैसलमेर जिले का एक व्यक्ति को पुरस्कृत किया समाज सेवा के लिए और सैनिक समाज की सेवा के लिए। जब उस व्यक्ति को पुरस्कार मिला, जब उसका हमारे पास में फोटो आया पुरस्कार लेते हुए कर, हमने जो अपने जैसलमेर के 3 सैनिक संगठन है उनके अध्यक्षों से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है, तो तीनों ने बोला हम नहीं पहचानते। अब आप सोचिए कि जो जैसलमेर जिले के सैनिक मतलब अध्यक्ष है संगठनों के, वो अध्यक्ष नहीं पहचानते हैं। बीच में कई लोगों से पूछा, वो बोले हम नहीं जानते हैं। तो फिर उस बंदे का चयन किसने किया? चयन किसने किया? तो ये जो चल रही है ना, ये फिर वो सारी मतलब वो जो फौज वाली थी ना चमचागिरी, अभी इधर राजनीति में आ गई है। परिषद बना दिया जो आरएसएस और बीजेपी का दोनों का है। अब परिषद में हमारे लाखों अपना व्यक्ति अधिकारियों के साथ जुड़े हुए हैं, अधिकारियों के अंडर में जुड़े हुए हैं, नहीं आएंगे वो वहाँ से। तो आखिर फिर हमारे इन्होंने अपना एक बहुत ही बड़ा एजेंडा बना लिया कि पूर्व सैनिक को एक मंच पे इकट्ठा नहीं होने देना है, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये सरकार नहीं होने देगी। अब आपका 3% डीए डिक्लेयर हो गया है। सरकार ये इतिहास की पहली सरकार के जिसने 1% डीए दे के भी अपना रिकॉर्ड बनाया, और 60 या 61% के ऊपर आपको पे कमीशन दे के भी ये रिकॉर्ड बनाएगी। आज तक कभी भी 100% से नीचे डीए नहीं रहा आज़ादी के बाद में, जब भी कोई पे कमीशन निकला है तो। लेकिन महानता है इस सरकार की कि ये कहते हैं महंगाई तो बढ़ी नहीं है, जबकि पिछले 11 सालों के अंदर, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, कि आदमी के जेब के अंदर खर्चने के लिए पैसे नहीं है, और वो पैसे नहीं है इसलिए सरकार अब फंस गई है और तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से लोगों की जेब में पैसे डालें ताकि लोग बाहर निकलें और लोग है जो खरीदारी करें, पैसा वापस रेगुलेट होकर मार्केट में आए और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वापस ट्रैक पे पटरी पे चलनी शुरू हो। तो दोस्तों, जब पैसा है ही नहीं जेब के अंदर तो बंदा खर्चेगा क्या? न नौकरी है, न मजदूरी है, न उद्योग है, न लघु उद्योग है, न कुछ और है, ये सब कुछ ही है। और चौथी बात रही जो अन्याय की, कल एक यूपी का हवलदार अपने बच्चों को लेके विधानसभा के आगे आत्मदाह कर रहा था। योगी जी तो बहुत बड़े आदमी हैं, सैनिकों के इतने बड़े हितैषी है, तो क्या उनके कानों में आवाज़ नहीं गई कि भी एक सब इंस्पेक्टर उसके घर के बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी भर के पैसे को खर्च करके प्लॉट लिया, वो दबा के बैठ गया। सुनता कौन है भाई साहब? कहता ना, कहने वाले सब है, करने वाला कोई नहीं है। जितने भी बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं,
और यही चीज़ लागू होती है आज की सरकार के ऊपर। सिर्फ ये गरजती है, बरसती नहीं है। याद रखना, सबसे कम आपका डीए इस सरकार ने आपका डीए मारा। और कैसे मारा? स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स का फॉर्मूला चेंज करके, कि जिसमें आपकी दैनिक वस्तुएं थी जो 60% में आती थी, और जो कभी कभार की वस्तुएं थी, कार है, रेफ्रिजरेटर है वगैरह, इस तरह के जो एसी है, तो वो थे हमारे बीच में अपने 40% के बीच में थे। तो उसको उल्टा कर दिया, ठीक है ना। जो दैनिक वस्तुएं थी वो 40% में लेके चले गए, वो वाले 60 में ले आए, ऑटोमेटिकली आपका डीए रुक गया। क्या कभी किसी ने इसके बारे में सोचा है कि भाई आपने, भाई ये क्या है? जो हमारी जीडीपी है वहाँ तक भी इन्होंने अपना फॉर्मूला बना के यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आज ही की खबर है, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि हमारी 2% जीडीपी गिरने वाली है, और ये बोल रहे हैं 2% बढ़ने वाली है। क्या करोगे? सरकार से आप उम्मीद रखना अब बेकार है। अब यहाँ एक बात और आती है भाइयों, सबसे आगे लड़ने वाला सिपाही होता है या नहीं होता है? आप सब सोचो। सबसे ज़्यादा डेथ बॉडी सिपाही की आती है या और किसी की आती है? तो जब उसकी आती है तो फिर अगर वो बोल रहा कि भाई हमारे को ये जो हमारा जो मिलिट्री सर्विस पे है, वो हमारा सबसे पहले सिपाही को ही मिलना चाहिए, पहले उसको मिलना चाहिए। अब इन्होंने नया जो हमारे आर्मी हेडक्वार्टर के एजी ब्रांच के जो पे कमीशन सेल ने मतलब एक बड़ा अच्छा 4-5 पेज का वाउचर निकाला है। मैं बाकी को तो देखने के बाद मैं फकअप करता हूँ, लेकिन जो पॉइंट दिया उसके अंदर, खुद आर्मी हेडक्वार्टर से जब हमारे बंदे ही नहीं चाहते कि हम इक्वल हो, तो सरकार को क्या पड़ी जो आपको इक्वल कर देगी? आपके बंदों ने बोला कि अफसर का 30,000, क्योंकि वो कमांड करते हैं, उनको खतरा ज़्यादा कमांड में है। 21,000 रुपये एमएनएस को दो, क्योंकि वो युद्ध के समय घायल संभालती है। वाह, क्या कारण दिया है। जेसीयू को दो 18,000, क्योंकि अब जेसीयू को और जवान को तोड़ना है, और जेसीयू भी 6,000 के पीछे चले आएंगे, जवानों को छोड़ देंगे, चले जाएंगे, और वो भूल जाएंगे अपनी जन्म मतलब जो स्थली है एज ए सोल्जर। वो जेसीयू सोल्जर से बना है, वो डायरेक्ट जेसीयू नहीं गया। एक आध कोई ट्रेड है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन भूल जाएगा। तो उसको 18,000 और जवान को 12,000। किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है जैसी व्यवस्था इस भारत देश में है। और यहाँ रो लो, मर लो, चिल्ला लो, कुछ भी कर लो, कोई सुनने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो आगे लोगों को भेजो भाइयों, ताकि जगे उठे, और हम कर क्या सकते हैं, चिल्लाए। अगर सुन ले तो अच्छी बात है। जय हिंद, जय भारत। और अब आप लोगों के पास में मैंने बोल दिया ना, तोते की जान वोट में, बस, और कोई इलाज नहीं है। आपने पिछले 11 साल में देख लिया है, 3 साल से आपने आंदोलन में देख लिया है, आपको संज्ञान में लेने के लिए नहीं है, तो फिर आप भी क्यों चुप रहें और क्यों शर्म करें? आप भी अपना, जहाँ राजा की जान है वहाँ पे चोट मारिए। जय हिंद, जय भारत।